धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रोकड़ प्रवाह यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लास 12 यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे संपूर्ण रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, यहाँ पर क्रियात्मक प्रश्न लिखा हुआ है। इससे पहले के तमाम वीडियोज में हमने ये सारे प्रश्न करके आपको पेश कर दिया है और आपके पास ये वीडियो YouTube के माध्यम से जा चुकी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा सॉल्यूशन करने से पहले। इस प्रश्न में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों प्रकार की एक्टिविटीज यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी तीनों प्रक्रियाओं से होने वाले रोकड़ प्रवाह के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। और इस तीनों को मिला करके, ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, इनको मिला करके ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का संपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो जाएगा एक सॉल्यूशन के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक आपको एक एक बिंदु बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इससे पहले हमने एक एक करके कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग वाली प्रक्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोग यानी निवेश वाली प्रक्रियाओं से रोकड़ प्रवाह और वित्तीय प्रक्रियाओं से रोकड़ प्रवाह एक एक करके हमने सीख लिया। जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था, यहाँ बोला गया था असामान्य मदों से पूर्व लाभ की गणना। 10वें में बोला है, यहाँ देखेंगे संचालन क्रियाओं यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। यहाँ पर बोला गया है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ की गणना। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सिर्फ तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा रोकड़ प्रवाह की गणना करना सीखा है, जो कि अलग अलग प्रकार से हमने एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज़ अलग अलग सीखी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में हम तीनों को मिक्स करके एक संपूर्ण रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन की शुरुआत जो हुई है, इसमें लिखा है समानता और देयताएँ, जिसे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं इंग्लिश में। अंशधारक निधि, जिसका मतलब होता है यह है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर कैपिटल है इसमें 7,50,000 से 5 लाख। लेकिन ये ध्यान देंगे आप, तो ये 2021 है और ये 2020 है, ये उल्टा लिखा हुआ है। 2020 से 2021 की ओर हम चलेंगे तो 5 लाख पहले साल की पूंजी है, जो कि अगले साल 7.5 लाख की हो गई है। इसके बाद इन्होंने बताया है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन है आरक्षित एवं आधिक्य। आरक्षित एवं आधिक्य से मतलब रिजर्व एंड सरप्लस से है, जिसके बारे में 3 लाख से ये 3,75,000 हो गया। इसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन है, जो कि 1 लाख है पहले साल, अगले साल बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज है, इसके अंदर ट्रेड पेएबल, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों का टोटल ट्रेड पेएबल कहलाता है। 55,000 से ये 50,000 है, ये करेंट लायबिलिटी हुआ। ये अल्पकालीन प्रावधान है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें टैक्स से रिलेटेड मतलब प्रोविजंस होते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स ही ज़्यादातर इसमें होता है, जो कि पहले साल 40,000 है, लेकिन अगले साल 47,500 रुपये हो गया है। इसके बाद संपत्तियां आती हैं। संपत्तियां यानी एसेट्स, इसमें है नॉन करेंट एसेट्स यानी गैर चालू संपत्तियां, जो कि मतलब इसमें दिया हुआ है जो कि स्थायी संपत्तियां हैं। फिक्स एसेट्स है, इसमें टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियों को हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, यानी ऐसी संपत्तियां जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त संपत्तियां जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गैर चालू निवेश, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम विनियोग कहते हैं। और ये रकम यहाँ पर तो ख़त्म है, लेकिन यहाँ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं।
गुडविल भी 1 लाख है, अगले साल 10,000 राइट ऑफ हो गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और टेंजिबल एसेट्स में 6 लाख और 5 लाख 5,000 रुपये बताया गया है। इसके बाद है करंट एसेट, स्टॉक, ट्रेड रिसेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रकम भी दी हुई है, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। और ख़ास इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो यहाँ पर मूर्त संपत्तियाँ लिखी हैं, इन मूर्त संपत्तियों का जो ये टोटल रकम 6 लाख 5 लाख 5,000 है, इसके जो अमाउंट आए हुए हैं ये कहाँ से आए हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि जो मूर्त संपत्तियाँ हैं उसमें लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख और अगले साल 3,25,000 का, प्लांट और मशीनरी का जो अमाउंट है वो है 2 लाख और अगले साल 1,80,000 हो गया है। यहाँ 20,000 का डेप्रिसिएशन कट गया है प्लांट में, जिसकी वजह से इसका दाम कम हो गया। यहाँ पर भी लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन तो कटता नहीं है, ये मोस्टली ये खर्च अगर हुआ कम हुआ है तो ये बेच दिया गया होगा, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई होगी, जिसकी वजह से ये इसका दाम कम हो गया है। अब इसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट में ये कहा गया है कि जो यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट है 1,70,000 और ये 2,37,500, ये रकम कहाँ से आई, तो ये बताया गया कि 1,70,000 लाने के लिए इन्होंने बताया कि कैश हमारे पास 50,000 है और बैंक 1,20,000 है, दोनों मिलाकर 1,70,000 ऐसे आया है। और ये जो इस साल का बताया है ये 2,37,500, उसके लिए इन्होंने खुलासा किया कि कैश में हमारे पास 35,000 है और बैंक में हमारे पास 2,02,500 है, जिसकी वजह से 2,37,500 रुपये हो गए हैं। अब इसके बाद और भी सूचनाएं दी गई हैं। पहली सूचना है यंत्र संचय पर 10% की दर से हरास काटेंगे, तो यंत्र संचय 2 लाख है, इसका 10% 20,000 रुपये होता है, तो 20,000 रुपये कम कर दिया जाए तो अगले साल 1,80,000 होगा। यानी इनकी बात ये सही है कि इन्होंने 10% डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज किया है। 75,000 यानी 75,000 रुपये का पुस्तक मूल्य का एक भवन है जो 10% लाभ पर बेचा गया है, यानी इनके पास बिल्डिंग है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 लाख से ये 3,25 हुआ, इसका मतलब 75,000 की बिल्डिंग इन्होंने बेच दी। अगर वो बेची है तो 10% लाभ पर बेची है। अगर 75,000 की चीज़ 10% लाभ पर बेचेंगे तो भाई 75,000 का 10% 7,500 हो गया, तो इसका मतलब 7,500 रुपये प्रॉफिट पर 7,500 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 75,000 में 7,500 जोड़ देंगे तो 82,500 रुपये की ये बिल्डिंग बिक जाएगी। वर्ष में 75,000 रुपये का लाभांश भी प्रस्तावित किया गया है और दिया भी गया है। आयकर दिया गया है। क्या यार हॉर्न मार रहा है इतना भयंकर, पूछो मत, मोबाइल में भी सुनाई आ रही है। आयकर 40,000 रुपये चुकाया है, जिसमें 7,500 रुपये लाभांश कर भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि लाभांश कर को अगर हटा दिया जाए तो जो आयकर वाला हिस्सा है वो 32,500 रुपये का होगा। 40,000 में से 7,500 घटाएंगे तो 32,500 का प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट होगा। तो अब सबसे पहले हम जब बनाना शुरू करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सवाल शुरू करें, इसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो लिखा है अल्पकालीन प्रावधान 47,500 रुपये और 40,000 रुपये थे। पहले साल का 40,000 है और अगली साल का 47,500 है, तो इसके लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। अब आपके सामने ये है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, ये एक लायबिलिटी है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं अल्पकालीन प्रावधान। तो यहाँ पर अल्पकालीन प्रावधान का जो अमाउंट है उसको देखेंगे तो 40,000 है। बिल्कुल हाँ, साथ के साथ चलिए, बहुत अच्छी तरह समझिए, पेन की नोक को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर है 40,000 रुपये पहले साल, तो ये लायबिलिटी है, इसकी शुरुआत बाई से होगी यानी क्रेडिट साइड से होगी। बाई बैलेंस बीडी में हम 40,000 लिखेंगे और ये जो 47,500 है इसको इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। अब ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो ये बोला गया है कि आयकर 40,000 चुकाया है, 7,500 डिविडेंड टैक्स के हैं। तो अगर हम डिविडेंड टैक्स इसमें से घटा देते हैं
तो मतलब 32,500 रुपये बचेगा, वही हमने चुकाया है। तो जो चुकाया जाता है टैक्स का अमाउंट, उसको हम इधर लिखते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से, और ये हमने पेड किया है, 32,500 पेड किया है। अगर 32,500 पेड किया है तो इन दोनों का टोटल करेंगे 80,000 आएगा। अगर ये 80,000 आएगा तो इसमें से 40,000 ये बैलेंस बीडी वाला घटेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जो प्रोविजन होगा वो 40,000 का बच जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि ये 40,000 कहाँ से आया। ये 40,000 आया इस डेबिट का टोटल करके, इसको बैलेंस बीडी वाले को घटा करके, इसको हम 40,000 लाए हैं, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में डालेंगे और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस में डालेंगे। अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं किताब में, एक एक पॉइंट कैसे हम सवाल किताब से लेके समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर ध्यान से देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना होगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, पार्टिकुलर रुपीज लिखेंगे। फर्स्ट नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आप मोटा मोटा लिखेंगे, मैंने इसको बहुत छोटा छोटा लिख दिया है। मैंने सोचा बहुत छोटे में ही क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर बाद में ध्यान आया अगर मैं ज़्यादा छोटा लिखूंगा तो मोबाइल से आपको दिखाई भी नहीं देगा। कुछ बच्चे चश्मा भी लगा के देखते हैं तो उनको तो और भी दिखाई नहीं देगा, फिर हमने आगे से बड़ा करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले सरप्लस लिखेंगे। अब ये सरप्लस कहाँ है, तो यहाँ देखेंगे आरक्षित एवं अधिक के शब्द लिखा है, वो है 3 लाख से 3,75,000 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ ये 75,000 बढ़ गया, तो इसको हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे सरप्लस के नाम से। उसके बाद डिविडेंड, ये जो बोला गया है डिविडेंड यहाँ पर 75,000 रुपये का, इस डिविडेंड को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश एक्सपेंसेज लिखते हैं, तो डिविडेंड जो यहाँ पर प्रस्तावित हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये प्रोविजन फॉर टैक्स आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में लिखना है, और ये टैक्स पेड आपको लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही, लेकिन इस टैक्स पेड को आपको लास्ट में लिखना है, शुरू में नहीं लिखना है, सारी प्रोसेसिंग होने के बाद लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स हमने 40,000 रुपये लिख दिया है। इसके बाद डिविडेंड टैक्स, ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होता है। ये जो डिविडेंड टैक्स है ये यहाँ देखेंगे 7500 रुपये का, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 7500 का। अब इन तीनों का टोटल मिलाया जाए तो 1,22,500 हुआ, और अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1,97,500 रुपये हो चुका है। इसका नाम होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हमारे इस आंसर से मैच करेगा। कर एवं असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ 1,97,500। इसके बाद हम उन आइटम्स को ध्यान देंगे जो हमारे संचालन प्रक्रियाओं में हो रही हैं, जैसे गुडविल राइट ऑफ हो गया। अब देखेंगे गुडविल राइट ऑफ क्या हुआ है। 1 लाख में से यहाँ 90,000 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये की गुडविल यहाँ पर राइट ऑफ हो चुकी है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ डेप्रीसिएशन 2 लाख से 1,80,000 हो गया, इसका प्लांट और मशीनरी वाला, तो भाई 20,000 रुपये का डेप्रीसिएशन हो गया, ये रहा। इसके बाद ये बोलते हैं कि भाई 75,000 रुपये का भवन है, उसे हम 10% लाभ पर यानी कि 82,500 में बेचेंगे तो 7,500 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट भी यहाँ आएगा माइनस में। लॉस होगा तो प्लस में, प्रॉफिट होगा तो माइनस में। अब इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 2 फायदे हैं, प्लस वाले हैं, ये माइनस में हैं, तो इन दोनों को जोड़ किसे घटाएंगे तो 22,500 आएगा। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 2,20,000 रुपये हो जाएगा। इसका नाम होगा प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। इसका जवाब हमारा यहाँ से मैच होगा। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ 2,20,000 रुपये। अब हमारा ये आंसर भी आ चुका है। अब इस आंसर के आने के बाद अब हम कार्यशील पूंजी में परिवर्तन यानी चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग हमारी होती है चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। ये हमारा हेडिंग है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अभी हम चल रहे हैं, अभी इन्वेस्टिंग में नहीं आए हैं।
अब वर्किंग कैपिटल में चेंजिंग के लिए हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को ध्यान देना होगा एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर रहतिया है 50,000 से ये 90,000 हो गया, ये इंक्रीज हुआ है। ट्रेड रिसेबल को ध्यान से देखेंगे 75,000 से 1.5 लाख हो गया, ये भी 75,000 रुपये इंक्रीज हुआ है, यानी दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। तो इन दोनों को हम माइनस में लिखेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल 75,000 माइनस में, इंक्रीज इन स्टॉक 40,000 माइनस में। इसके बाद है ट्रेड पेएबल यानी करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज को ध्यान से देखेंगे तो 55 से ये 50,000 हो गया, ये कम हो गया। अगर ये कम हो गया है तो इसको हम डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल करेंगे और ये माइनस में लिखेंगे। अब ये बात ध्यान रखेंगे, अगर करंट एसेट्स बढ़ती है यहाँ से यहाँ, इसे माइनस में लिखना होगा। करंट लायबिलिटीज अगर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो माइनस में, यहाँ से यहाँ घटेगा तो प्लस में लिखेंगे। इससे साफ पता चलता है कि करंट लायबिलिटीज का हिसाब किताब तो ठीक चलता है, यानी पॉजिटिव में, अर्थात पहले साल से अगली साल घटेगा तो माइनस में, पहले साल से अगली साल अगर बढ़ेगा तो प्लस में। लेकिन करंट एसेट्स में ऐसा नहीं होता है। 50,000 से 90,000 अगर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ यानी बढ़ा है तो इसे माइनस में लिखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ घटा है तो प्लस में लिखेंगे। तो इसका साफ साफ उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में अपोजिट रिलेशन होता है। अब इन तीनों का देखेंगे ध्यान से, तो तीन के तीनों हमारी जो है अमाउंट ये माइनस में है, तब हम माइनस में लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि तीनों, अब हमने ब्रैकेट यहाँ लगा के दिखा दिया है, जिससे आपको पता चल गया कि इसका टोटल जब करेंगे तो किस प्रकार से टोटल आपको दिखाना होगा। 1 2 3 तीनों ही माइनस के हैं, 7 4 11 12 1,20,000 ये माइनस का है, ये 2,20,000 प्लस का है, और ये 1,20,000 माइनस का है। तो 2,20,000 में से 1,20,000 अगर घटाएंगे तो 1 लाख आएगा। लास्ट स्टेप होगा इसका टैक्स पेड का। अब टैक्स पेड करेंगे 32,500 रुपये, जो कि हमने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाया था, जहाँ पर उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में यहाँ पर टैक्स पेड हो रहा है 32,500 रुपये, तो वही हम 32,500 यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 लाख में से 32,500 घटाएंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 67,500 रुपये आएगा, जो कि आपके इस आंसर से मैच हो जाएगा। परिचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह 67,500 रुपये। अब यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन के एक भाग को देख लिया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगला स्टेप है इसका। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले बिल्डिंग यहाँ पे है 75,000 रुपये की, जिसको 10% लाभ पर यानी 7,500 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो प्रॉफिट होगा 82,500 रुपये कुल मूल्य हो जाएगा। तो इसका मतलब है 75,000 की चीज़ 10% प्रॉफिट पर बेची गई, 82,500 की बेची गई, तो उसको यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग 82,500 रुपये प्लस में, क्योंकि बिल्डिंग बेचेंगे तो पैसा आएगा। उसी जगह पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। पहले साल तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगली साल इन्होंने गैर चालू निवेश में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वह रकम भी यहाँ पर माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पैसा जाएगा। और ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1,17,500 रुपये आएगा। ये लाइन सिर्फ यहाँ तक ही रहेगी, आगे ये लाइन नहीं खींची है, वो मैंने हल्का सा खींचा, लेकिन इसी पे मैंने लिख दिया जिससे आपको पता चल जाए कि ये आगे ये लाइन बढ़ी नहीं है, यही रुक चुकी है। इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर कैपिटल, डिविडेंड और इंटरेस्ट ये सब आता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करेंगे। शेयर कैपिटल अगर आप ध्यान से देखें, जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई थी तो हमने दिखाया था 5 लाख से 7.5 लाख का कैपिटल हो गया, यानी 2.5 लाख की कैपिटल बढ़ चुकी है। उसी 2.5 लाख को हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल के नाम से। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर 1 लाख से 50,000 हो चुका है। इसका मतलब है ये लोन 50,000 का पेड हो गया, पेमेंट हो गया। तो लॉन्ग टर्म लोन पेड 50,000, ये पैसा जाएगा तो माइनस में लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, क्वेश्चन में लिखा है 75,000 रुपये का लाभांश जो कि प्रस्तावित हुआ और दिया भी गया। तो इसका मतलब है ये डिविडेंड इन्होंने चुका भी दिया है, साथ में 7,500 रुपये का कर भी शामिल करके चुकाया गया है।
तो जो डिविडेंड टैक्स होता है वो तो हमने यहाँ से माइनस कर लिया, इसको अब हम इसके साथ पेमेंट कर देंगे 75,000 डिविडेंड के साथ में। यहाँ पर लिखा है डिविडेंड पेड इंक्लूडिंग टैक्स, 75,000 रुपये का डिविडेंड लेंगे, ये वाला डिविडेंड हमारा होगा, और साथ में ये टैक्स जो डिविडेंड टैक्स बोला गया है इस टैक्स को भी हम साथ में चुकाएंगे, इसके साथ चुकाएंगे क्योंकि डिविडेंड देंगे तो साथ में टैक्स भी देना पड़ेगा। तो 75,000 प्लस 7500 दोनों मिला के 82,500 का हम पेमेंट करेंगे। इसके बाद हम तीनों का टोटल करेंगे, इसको 2,50,000, ये प्लस में है ये माइनस में तो घट जाएगा। अब यहाँ 2 लाख बचेंगे, 2 लाख में से 82,500 और घटा देंगे तो 1,17,500 प्लस में बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2,50,000 प्लस में है और ये दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों घटा के 1,17,000 प्लस का बचेगा। तो यही होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,17,500। तो अब हम अपना क्वेश्चन मिला लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर देखेंगे आंसर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग का 67,500 ये रहा, इन्वेस्टिंग का निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रयुक्त हुआ है 1,17,500 ये रहा, और 1,17,500 यहाँ पर आपका फाइनेंसिंग का है, और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ है 1,17,500। तीनों प्रक्रियाएं हमारे सामने हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये 67,500 प्लस का है, ये और ये दोनों प्लस माइनस के दिखाई दे रहे हैं, यानी 1,17,000 प्लस का है, ये वाला 1,17,000 माइनस का है, ये दोनों प्लस माइनस आपस में ही ख़त्म हो गए, 67,500 रुपये बचेगा। इसी को हम यहाँ लिख देंगे नेट कैश इंक्रीज या इनफ्लो, 67,500 रुपया लिखने के बाद इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। ओपनिंग कैश कितना है 1,70,000 रुपये। अब हम इस 67,500 में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,70,000 जोड़ेंगे तो ये वाला कैश आना चाहिए 2,37,500, ये रहा 2,37,500, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो इसे लिखें क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आपने तमाम इसके आंसर को बहुत ही गहराई से स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 को ही समझेंगे, अगली वीडियो में हम 16 और 17 को समझाएंगे। बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो वीडियो को बार बार देखा कीजिए। हमारा एक चैनल और भी है जिसमें हम स्टोरीज वगैरह सुनाते हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे कोचिंग में भी हैं, कहते सर आप कहानी वहानी बनाया कीजिए, जिससे हम लोग बोर होते हैं तो उसे खाली टाइम में सुन के माइंड फ्रेश कर लेंगे। तो इस चैनल में मतलब डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस कहानी के बारे में भी बताएंगे, उसका लिंक देंगे। अगर आपका जी करे, मन करे कभी कि आप स्टोरी को सुनना चाहेंगे तो उस चैनल को भी खोल करके आप स्टोरी को सुन सकते हैं। कहानियाँ भी स्टार्ट की गई हैं बच्चों की अच्छी खासी डिमांड की वजह से, तो मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं कहानियों का चैनल पे कुछ वीडियोज अपलोड कर देता हूँ, लेकिन वो मेरा मनसा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, परंतु बच्चों की डिमांड की वजह से मैंने 2-4 कहानियाँ उसमें बनाई है। अगर उसमें कहानियाँ आगे बढ़ेंगी तो हम और कहानियाँ डालेंगे, अगर वो नहीं चल पाएंगी तो हम उस पर कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे के वैसे रह जाएगा। तो कहानियाँ आप सुनना समझना, अगर आपकी समझ में आता है कहानी के बारे में तो अपने कमेंट में उस कहानी का जिक्र ज़रूर करना, और ये भी बताना कि आप कहाँ से हैं और किस ज़िले से हैं और कौन से स्टेट से यानी राज्य से हैं। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।